हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसपे मैंने सिलेबस को पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज हम टॉपिक किस किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या सीक्वेंस रहेगा, उसके बारे में मैं आपको जो है बताता हूँ। देखो, जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करा था। फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, आपने देख लिया होगा। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज करा था, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, और कुछ मिसलिनियस रिएक्शन भी करी होगी वहां पे हमने। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफी कुछ बेस्ड रहेगा कहीं पे सेकंड वीडियो लेक्चर पे, यानी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी ग्लूकोज की उस पर बेस्ड रहेगा। यानी आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वे वहां के पता होने चाहिए रिएक्शंस के। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टार्टिंग में ही कि आप एक काम करिए कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो लेक्चर को जाके देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जब आप बना लोगे तो फिर इस वीडियो लेक्चर को देखने आना। ठीक है, ये सजेशन रहेगा। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो जो मैं कराऊंगा वो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखो आपको बताता हूँ। आज अभी ये वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके कुछ प्रूफ रहेंगे, जैसे इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, चैन होती है। तो इस सब के बारे में जो है, जो इसकी प्रेजेंस है उसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रूफ जो है हम यहाँ पे जो है हेडिंग वाइज बनाते हुए चलेंगे, और उसमें जो हेल्प करेगा हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर करेगा, जिसमें हमने जो है बहुत सारी रिएक्शन कराई थी, उनसे जो प्रोडक्ट बने थे वे हमें जो है ये प्रूव कराते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जो हमारा ग्लूकोज है उसके अंदर है, और कितने हैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें एक कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में कौन सा है, वो एल्डिहाइड है, या फिर आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो है तो एल्डिहाइड है। तो इस सब चीजों के बारे में हमें जो है पता चलेगा, और उसको हम प्रूव करके एक हेडिंग बनाते हुए हेडिंग बाय हेडिंग जो है उसको चलेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि इसमें जो है इतने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ऐसे जो है इसमें एल्डिहाइड होता है। ठीक है, या 6 कार्बन होते हैं, जैसे जैसे जुड़े हुए हैं, सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से OH इधर लग रहे हैं इधर लग रहे हैं, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। वैसे मैंने ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो था मैंने आपको बना के दिखाया भी था, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारी जो हेडिंग रहेगी मैम, तो हम जो है इसको पढ़ते हुए चलेंगे यहाँ से। फिर नेक्स्ट है यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है ईपीमर एंड एपीमराइजेशन और म्यूटा रोटेशन। ये ध्यान रखना, ये जो दो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये वाले, ठीक है, ये वाले जो दो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट डाल लो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी, और जो आपका वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और म्यूटा रोटेशन तो आपका शॉर्ट में आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, इस वाली यूनिट से म्यूटा रोटेशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ईपीमराइजेशन और ईपीमर क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। एनोमर रहेगा, एनोमर के बाद में डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ हम हावर प्रोजेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हेडिंग है, पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज उसको पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का वो क्या होता है, C6H12। चलिए, अब जो रिटर्न का वर्क था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जो है हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, यही इनफ है, इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले पढ़ेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो हमने किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ जो एलिमेंट एनालिसिस है और मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन है, उन मेथड से जो है हमने क्या किया, हमने इसका जो है फॉर्मूला जो है मोलिकुलर फॉर्मूला वो फाइंड आउट किया, और वो फॉर्मूला था हमारे पास C6H12O6 किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड जो हेडिंग है वो ये है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको प्रेजेंस का हमें कैसे पता चला, तो हमने इसको बताया कि हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन पढ़ी थी, इट फॉर्म ए पेंटा एसीटेट व्हेन ट्रीटिंग विद एसिटल क्लोराइड। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपको मिलेगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, मैं करा के आया हूं। देखो, मैं आपको अगर दिखाऊं तो वो ये मैंने आपको कराई होगी, जब रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप कराई थी ना, वहां पे मैंने PCl5 और एसिटल क्लोराइड दोनों ही कराई थी। तो एसिटल क्लोराइड में क्या होता है कि जितने भी OH ग्रुप है वे सारे के सारे क्या करते हैं, वे एसीटेट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 तो एसीटेट बीच में है, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 OH यहाँ पे, 1 OH यहाँ पे 5, तो 5 जो है एसीटेट बनता है, यानी पेंटा एसीटेट बनता है। इसको पूरा नाम जो बोलता है ग्लूको पेंटा एसीटेट है, पिछले लेक्चर में जाकर देख लो, वहां पे मैंने करा रखे हैं। ठीक, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि पेंटा एसीटेट जब ही बनता जब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब कितने बने, 5 HCl बाहर निकले, यानी और 5 वे जो है इसमें जुड़े हैं एसीटेट, ये पेंटा एसीटेट बना है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इसमें 5 क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी 5 OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है।
ठीक है। फिर हम कहते हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप की, कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है इसके अंदर, तो कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखते हैं कैसे। हमने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराई तो इसने बनाया ऑक्सीजन, रिएक्शन करा के आया हूं, ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। देखो ये रिएक्शन भी चौथे नंबर की रिएक्शन आएगी रिडक्शन रिएक्शन में, पिछले वाले लेक्चर के। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं H2OH के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनाता है जिसको ग्लूकोज ऑक्सीजन कहते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर जो है कार्बोनिल ग्रुप है, ये वहां के रिएक्शन में हमने प्रूव किया था। और एक रिएक्शन और जो इससे पहले कराई थी मैंने HCl के साथ, जिसमें हाइड्रोसाइनिन बनता है, सॉरी यहाँ पे जो है साइनोहाइड्रिन बनता है। और साइनोहाइड्रिन जो है वो इंडिकेट करता है कहीं को प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो CO ग्रुप है जो कार्बोनिल का, वो क्या करता है उसमें जो है HCl जब रिएक्शन करता है तो O के जो डबल बॉन्ड है, अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे देखो इधर की साइड, तो जो एल्डिहाइड है जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। HCl आया, HCl में आपको पता है कि ये जब ब्रेक होता है तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ठीक है। तो अब जो प्लस वाला है वो तो जुड़ जाएगा माइनस वाले के साथ और माइनस वाला प्लस वाले के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे C पे एक तो बन जाएगा OH और एक बन जाएगा Cl, ठीक है। बाकी जो नीचे का पोर्शन है वो सारा सारा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे H था वो ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक। तो ये जो प्रेजेंस है वो किसकी बता रहा है, कार्बोनिल ग्रुप की, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से टूटेगा और फिर जो HCl ऐड होगा। तो दोनों के दोनों इसी रिएक्शन जो है ये मैंने आपको पहले ही करा रखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जाकर देख लेना, पिछले लेक्चर भी, इससे जस्ट पिछला जो लेक्चर है उसमें करा रखी है। तो इससे पता चलता है क्या, ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक। अब इसके बाद है जो कंफर्मेशन करते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप दो तरीके से होते हैं। देखो एक तो C डबल बॉन्ड O और एक OH, ठीक है। देखो ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये कौन से वाला कार्बोनिल है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। एक होता है CHO जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, एक H होता है। तो हमने ये टेस्ट किया कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो जब हम इसको टेस्ट किया तो हमने कहीं से पता लगाया, हमने इसकी जो है 3-4 रिएक्शन की है पीछे। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा जो इसकी जो इंडिकेट करती है रिएक्शन, जिनको ज्यादातर पूछा जाता है, वो है फेलिंग और टोलन वाली, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट दोनों को रिड्यूस कर देता है। जो टोलन रिएजेंट होता है वो Ag2 होता है, उसको रिड्यूस कर देता है Ag में, जो कि ब्लैक PPT आते हैं। और यहाँ पे क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको ये चेंज कर देता है कहे में, जो कि मैंने आपको पिछली रिएक्शन में बताया था कि ये रेड PPT बनते हैं कहे के क्यूप्रस ऑक्साइड के, ठीक है। तो जो ये हमारा जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसको ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है कहे में, ब्लैक जो रेड पीपीटी होते हैं C2O क्यूप्रस ऑक्साइड के, उसमें चेंज हो जाता है, दोनों को रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड जो है ये वाली रिएक्शन देते थे, तो ये इन्होंने इसको जो है रिएक्शन करके कहे के साथ ग्लूकोज में फेलिंग विलियन यानी फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करी, उनको रिड्यूस किया, और रिड्यूस सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप कर सकता था, तो यानी इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कंफर्मेशन का टेस्ट था हमारा, इस चीज का ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो हमारा 5 पॉइंट है वो ये है कि रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI, और ये क्या करता है, ये एनहेक्सेन देता है, ठीक है। जब रिएक्ट करता है, रिडक्शन होता है ग्लूकोज का HI की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस के साथ, तो वो क्या होता है, उससे एनहेक्सेन मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी OH ग्रुप है वे सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, उनकी जगह H2 जुड़ जाएगा, ठीक है, आगे, यानी हाइड्रोजन जुड़ते चले जाएंगे। और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो देखो यहाँ पे जितने C है यानी कार्बन है, वे सारे कार्बन एक सीरीज में लिखो, ठीक है, वे सारे सारे हेक्सेन में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। CH2 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 CH3, ठीक है, इधर CH3 इधर CH3, यानी जब ग्लूकोज का रिडक्शन कराते हैं हम किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ रिएक्शन है, यानी HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो N-हेक्सेन बनता है। अब ये जो हमारा पोर्शन था यहाँ तक का, कि जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को जो है डिफाइन करना था, वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं क्या में, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। देखो अब सब्जी वाला भी आ गया है ना, सब्जी ले लो भाई, मॉर्निंग में तो सबके सब आते ही हैं, ठीक है। चलो देखो इसको अब हम रफ कर लेते हैं, और अब पढ़ते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक।
तो इसको हम यहाँ से रफ करें, इसको भी कर देते हैं। चलो देखो, जो हमने अभी तक रिएक्शन की है उनके बेस पर जो है हमने नहीं की थी, जो उन्होंने की थी, साइंटिस्ट ने की थी, उसके बेस पर फिशर ने एक स्ट्रक्चर असाइन किया, ओपन चैन स्ट्रक्चर दिया था। और वो कुछ किस तरीके से था, मैंने आपको पहले भी जो है इसको जो है बना के दिखाया था। और अब जो है फिर क्वेश्चन में जो है आपको मतलब टॉपिक में आप लिखते हुए चलना है। तो देखो यहाँ पे पहले 6 कार्बन बना लो, ठीक है, ऐसे करके 6 कार्बन, थोड़ा ऊपर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन बना लो, ठीक। यहाँ पे CH2OH, इसको तो कर दो CH2OH। और ये वाला जो कार्बन है वो आपको पता है CHO ग्रुप है, ठीक है, CHO ग्रुप। नीचे की साइड ध्यान है, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा भूली जाती है ग्लूकोज की। अब देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझते हुए चलना। इधर OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, इधर की साइड क्या होगा, H होगा, ठीक है। ये बॉन्ड बना दो, ठीक। अब उसके बाद ये सारे बॉन्ड तो कंप्लीट कर ही लो, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तीसरे वाले पे आके आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। फिर इसके बाद वही यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ये जो है हमारे पास D प्लस ग्लूकोज है, ध्यान रखना D प्लस ग्लूकोज है ये। इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे D प्लस ग्लूकोज। ये कौन सी ग्लूकोज है, D प्लस ग्लूकोज। अब देखो इसके बाद जब ये इसको जल्दी से जो है रिटर्न का वर्क कंप्लीट करो, फिर मैं इसको वो करता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को हमने कंफर्म कैसे किया। तो हमने इसकी जो है इसको पीरियोडिक एसिड जो होता है उसके साथ रिएक्शन करी, उससे हमारा ये जो है कंफर्म होता है। यही वाली जो रिएक्शन है वो बिल्कुल मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है वही सूटेबल है। तो इसको जो है उदाहरण इतना वर्क कर लो कंप्लीट, ठीक है। फिर मैं जो है आपको कराता हूँ। देखो इसको भी रख करें या नहीं, हमारा इतने में आ जाएगा। वो स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ पे जौन सी मैंने अभी बनाई है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर आपको बनानी है यहाँ पे, स्ट्रक्चर कितने एरिया में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है कि द अबव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कन्फर्मेड बाय क्लेवेज रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, द अबव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कन्फर्मेड by the Clavis reaction of glucose with periodic acid, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका केवल 1 मोल होता है, और जो पीरियोडिक एसिड रहेगा उसके 5 मोल कंज्यूम हो गए इस वाली रिएक्शन में, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन का एक तो मैकेनिज्म भी है इसका हमारे पास, लेकिन हम जो है मैकेनिज्म नहीं करते। देखो बुक में पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है इसका, लेकिन मैकेनिज्म को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जो है सिंपल रिएक्शन से जो है वर्क करेंगे, और इतना ही हमें काफी है। अगर कभी डिस्कस होगा तो हम रैंक पोस्टर सीरीज में जो है इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल यही करते हैं। देखो C6H12O6 ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन करानी है HiO4, जिसको कहते हैं पीरियोडिक एसिड, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ये हमारे पास ग्लूकोज। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्लेविस होता है। जितने भी C हैं कार्बन वाले, ये आपके देखो, मैं यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, देखो थोड़ा ध्यान से, अगर आप देखो जिधर से दिख रहा हो, देखो यहाँ पे क्या होता है कि HiO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, सबसे निचले वाला ये टूटेगा ग्रुप, और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड होके क्या बन जाएगा, C यानी HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ऐसे फिर से रिएक्शन होगी, सब कार्बन टूटते रहेंगे, COH बनता रहेगा, ठीक है, यानी SCOH, और लास्ट टाइम में जाकर हमारे पास 2 COH बन जाएंगे। मतलब हमारे पास जो टोटल COH आएंगे वो 5 आएंगे। एक बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड, HCHO बनेगा एक ओनली, 5 मोल बनेंगे, कहेंगे देखो आप हर बार देख रहे होंगे HCOH SCOH SCOH SCOH, ठीक है। फिर एक और बनाया SCOH, यानी यहाँ पे हमारे पास 5 मोल बनते हैं, कहेंगे फॉर्मिक एसिड के, ठीक। प्लस जो HiO4 है वो रिड्यूस हो रहा है, हर बार इसमें से एक ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा HiO3,
लेकिन ये कितने यूज किए गए, यहाँ पे ध्यान से इसको 5 कर लेना, ठीक है, ये 5 है, थोड़ा इसको इधर लिख लो 5, तो यहाँ पे जो है 5 ही HiO3 बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट डाल दो इस रिएक्शन को, क्योंकि पूछी जाती है पीरियोडिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या क्या बनता है, किस तरीके से बनता है। जब अगर उसकी बात हुई हमें इसकी मैकेनिज्म की, तो हम जो है इसको डिस्कस करेंगे बाद में रैंक बूस्टर सीरीज में। फिलहाल जो है इसको पढ़ते हुए चलते हैं। अब देखते हैं इससे आगे हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद देखो यहाँ तक का वर्क कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद तुम्हें पढ़ना है ईपीमर और ईपीमराइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। अब ईपीमर और ईपीमराइजेशन को जो है सबसे छोटा सा जो बेसिक से पॉइंट है उससे समझाऊंगा मैं, फिर इसके बाद जो है थ्योरी का वर्क कराऊंगा आपको। तो पहले ये वाला जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट कर लो, ठीक। कर दी सर, अब ये रिएक्शन तो आपको पता ही होगी, अब जो समझ में आ गई होगी क्या बनता है। अगर आपको ये वाली रिएक्शन करानी है ना कि आपको मैकेनिज्म के सहित आप इसको समझाओ, तो एक काम करना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर कहीं से कुछ समझ में नहीं आता है आपको, तो आप उसको जो है पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, तो लाइक करते हो आप वीडियो को तो थोड़ा सा जो है हमें मोटिवेट होते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे और उनके समझ में आ रही है, उनके लिए हेल्पफुल रही है वीडियो। अगर आप लाइक करते हो तो उससे हमें जो है ये पता चलता है और यही हमारा जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है कि इस तरीके से समझ लो। देखो जो आपका ग्लूकोज होता है उसका स्ट्रक्चर समझो। हमारा ये वाला टॉपिक तो नहीं है, जो है ईपीमर और ईपीमराइजेशन है। ईपीमर और ईपीमराइजेशन कुछ नहीं होता, ईपीमर और ईपीमराइजेशन, ठीक है। देखो सिंपल सा कार्बन की स्ट्रक्चर बनानी आती है, 6 कार्बन बनाते हो गए 3 3 6, ठीक। ऐसे एक और बनाओ। यहाँ पे क्या होता है, CH2OH है नीचे की साइड, CH2OH, ऊपर क्या होता है CHO, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे CHO। अब देखो ये ग्लूकोज बना रहा हूं मैं, D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज। D प्लस का मतलब क्या होता है कि ये डेस्टो रोटेटरी है, यानी अपने ऊपर गिरने वाला जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसको जो है कौन सी ओर को, D मतलब दाईं ओर को घुमा देगी, यानी सीधी साइड को घुमा देगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये OH, ये H, ये OH, ये H, ठीक है। अभी बात समझ में, ये तो सेम टू सेम है ना। अब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ग्लूकोज में यही तो होता है, यहाँ पे OH हो जाता है, यहाँ पे फिर से अपनी वही सीरीज आ जाती है, ये हमारी ग्लूकोज। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो मैनोज होता है, मैनोज जो होता है उसमें क्या चेंज होता है, यहाँ पे OH, इन सब के बीच में वही बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक है, ग्लूकोज। ये मैं आपको जो है ना सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाएगी। देखो OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। और अगर ये वाला कार्बन, ध्यान रखना, अगर ये वाला कार्बन और उसके ऊपर लगे हुए जो ये ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, ये अगर ऐसे चेंज हो जाए इस तरीके से, तो ये कहलाता है ईपीमर। ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, ईपीमर, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। दोनों के दोनों में वही ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी वही है, कार्बोनिल ग्रुप भी वही है, एल्डिहाइड भी है, सब कुछ है, लेकिन स्ट्रक्चर की जो स्टीरियो है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। ये इधर की साइड है, ये इधर की साइड है। तो इस तरीके की जो हमारे ये होते हैं ना, ये लाइनें खींचते नहीं, तो आप जो है इसको क्या करोगे, इसको मान लोगे कि ये जो है प्रतिबिंब मिरर इमेज है, ठीक है, ये लाइनें खींचते हैं। अगर इस तरीके के ये बनते हैं स्ट्रक्चर, तो उसको कहता है ईपीमर। और यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ईपीमराइजेशन कहलाता है। इतना कुछ तो इतना खास नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आया। तो बस चेंजेस क्या होना है, इस वाले को घुमा दो, ये यहाँ पे OH इधर की साइड था ना, इसको भी उधर की साइड कर लो, यानी 2 तो हो गए इधर की साइड और 2 हो गए इधर की साइड। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उतना ही OH इसमें है, इतनी ही OH इसमें है, इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप का भी टेस्ट होगा, सारे की सेम टू सेम रिएक्शन ऐसी होगी जैसे कि ग्लूकोज की होती है। लेकिन जब हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें चेंजेस क्या मिलता है, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक। ये अगर आपका एक ग्रुप है तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या होता है, ग्रुप चेंजेस रहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के अकॉर्डिंग नहीं रहते, ये वाला चेंज हो जाता है, ठीक है, दूसरे वाला कार्बन। तो ये क्या कहलाता है, ईपीमर कहलाता है। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ईपीमराइजेशन कहलाता है।
तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब जो रिटर्न का वर्क है वो कराते हैं आप इम्यूनाइजेशन का। रिटर्न का वर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई नंबर तो जो मिलेंगे यूनिवर्सिटी में वो तो लिखने से ही मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर वही लिखोगे सीक्वेंस में जो मैं करा रहा हूँ तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और अगर आप जो है मैं रिटर्न का वर्क ना कराऊँ, सिर्फ समझाने का वर्क कराऊँ, तो फिर जो है भाई नंबर कम ही मिलेंगे क्योंकि आप थ्योरी कहीं और से लिखोगे और वो कैसी थ्योरी लिखोगे मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको जो है इसको चेंज कर देते हैं। देखो एक तो इसको जो हमने सेकंड वाला कार्बन बताया था, इसको चाहे आप कार्बन नंबर 2 बोल दो या फिर अल्फा कार्बन बोल दो, क्योंकि CHO ग्रुप तो अपना एक ग्रुप हो गया, उसके जस्ट बराबर वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक, चलिए अब जो मैंने आपको ईपीमर्स के बारे में समझाया है उसको रिटर्न के वर्क में किस तरीके से लिखना है उसके बारे में समझ। देखो हमने यहाँ पे लिखा कि शुगर हैविंग ए कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो शुगर है उनमें जो है एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात कर रहे हैं अराउंड द कार्बन एटम एक्सेप्ट एट अल्फा कार्बन एंड कार्बन नंबर 2 आर कॉल्ड ईपीमर्स। ठीक है, वे शुगर जिनमें जो कॉन्फ़िगरेशन है उनकी वो अराउंड द कार्बन एटम वो सेम है एक्सेप्ट छोड़कर किसे, कार्बन नंबर 2 को या फिर अल्फा कार्बन जिसे बोल रहे हैं उसको, वे क्या कहलाएंगे, ईपीमर कहलाएंगे। यानी वे मोलिकुलर फॉर्मूलाज या वे शुगर जिनकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वे सेम है, लेकिन उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी H और OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब भी सेम है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पर एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2 और उस पर जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, एपीमर कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, एपीमर्स का बनना वो क्या कहलाता है, एपीमराइजेशन कहलाता है। एपीमर के नाम से क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा नहीं है, इतना लिखोगे इतना इनफ है। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना लेना तो काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे ग्लूकोज और मैनोज, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल है कहेंगे शुगर के। दीज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के एपीमर है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर CH2OH OH OH H OH याद करा रखी है मैंने। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो 2 नंबर की कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 सॉरी इधर इसे इधर लिखो 3 4 5 और ये 6, इस वाले 2 नंबर की स्ट्रक्चर को देखो तो सब कुछ तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसके द्वारा होने वाली सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी क्योंकि उतनी ही OH है, उतनी ही H है, उतनी ही एल्डिहाइड है, वही है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कहाँ आ रहा है सेकंड नंबर वाले में, कि यहाँ पे उसमें तो वहां पे OH है, यहाँ पे H है, इसमें यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। और इस तरीके के जो ये होती है स्ट्रक्चर वो क्या कहलाते हैं, ईपीमर्स कहलाते हैं। एक दूसरे क्या कहलाते हैं, ईपीमर कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज और मैनोज। ठीक, ये लिखने के बाद में फिर ये तारने के बाद में आपको लिख देना है कि वी ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड मैनोज डिफर इन देयर स्ट्रक्चर ओनली एट कार्बन नंबर 2। ठीक है, इतना बात जो था वो ईपीमर और ईपीमराइजेशन का था। अब इसके बाद चलते हैं म्यूटल रोटेशन पे। ठीक है, म्यूटल रोटेशन भाई इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लिख लो क्योंकि 2 नंबर में आने के चांस होते हैं इसके। ठीक है, ऊपर ज्यादा लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 2 नंबर में आने के चांस होते हैं इसके। अब जो म्यूटल रोटेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। ठीक है, म्यूटल रोटेशन तो पक्का पूछा जाना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे इंटरनल में आए या फिर आपके एग्जाम में आए। ठीक है, इंटरनल में तो जरूरी रखें क्योंकि ये तो एक ऐसा बेस है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का जो आपका ये चल रहा है फिलहाल, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की म्यूटल रोटेशन को तो छोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से क्वेश्चन को दिए बगैर। देखो और मैं जो टेस्ट लेता हूँ उसमें तो बिल्कुल देता हूँ इसको। ठीक, आपका अब जो है इसका जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको जो है म्यूटल रोटेशन को समझाना है। चलिए देखिए, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है म्यूटल रोटेशन। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ म्यूटल रोटेशन। ये हमारे पास टॉपिक है। म्यूटल रोटेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं इस चीज के बारे में, और इसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है अगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं और आप उस तरीके से समझ के याद रखेंगे तो आप ना तो इसको भूलने वाले हो और ना ही आपको इसकी किसी तरीके की कंफ्यूजन आपके माइंड में होने वाली है। देखो म्यूटल रोटेशन क्या होता है, हमारे पास 2 तरीके की ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज भी 2 तरीके की होती है क्योंकि म्यूटल रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है
वो यहाँ से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के जो है उत्पन्न करेगा। मतलब ये जो है यहाँ से जो है नेमिंग रखी जाएगी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। यानी नेमिंग जो होगी ग्लूकोज के दोनों टाइप की वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अल्फा डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो म्यूटर रोटेशन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है। हमारे पास दो तरीके ग्लूकोज थी इस तरीके, ठीक है। 2 कटोरी में हमने ग्लूकोज कर दी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ऐसे समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। एक को जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो था 419 केल्विन, और एक का जो मेल्टिंग पॉइंट था दूसरे वाली मतलब दूसरे वाली का उसका था 423 केल्विन के समथिंग। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 419 केल्विन और 423 केल्विन, ठीक है, एग्जैक्ट। अब एक काम किया हमने, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, इस वाली को भी इस वाली को, ठीक है। इसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया दोनों ग्लूकोज को। 2 तरीके ग्लूकोज की हमारे पास जब हमने सर्च किया, रिसर्च की। अभी हमने नाम कुछ नहीं दिए भाई, ठीक। जब हम जो ग्लूकोज होता है उसमें एक ऐसा नेचर होता है, अगर ट्रांसपेरेंट आपने बीकर में उसको पास आउट कराओगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो वो क्या कहता है, आपने पढ़ा होगा कि वो रोटेटरी होता है, यानी घुमा देता है, यानी जो प्रकाश आ रहा है आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है उसको क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है, पोलराइज कर देता है। अब देखो जो ये 419 वाली जो हमारे पास केल्विन वाली मेल्टिंग पॉइंट वाली जो ग्लूकोज है वो क्या करती है उसको सुनो। उस पर जब हम लाइट डालते हैं, लाइट प्लेन पोलराइज लाइट आती है इसके पास, तो उसको जो है 112 के कोण पर घुमा देती है। जस्ट स्पेसिफिक रोटेशन होती है, स्पेसिफिक रोटेशन। यहां मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, स्पेसिफिक एक रोटेशन जो होती है इसकी, रोटेशन या फिर ऑप्टिकल रोटेशन आप बोल रहे, वो होती है इसकी 112 डिग्री की, ठीक है। 112 डिग्री घुमा देता है। लेकिन ग्रेजुअली वो क्या होता है, फिर 112 से जो है घट के ड्रॉप होता ड्रॉप जो है ये 112 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉप हो जाता है, और वो कितना रह जाता है ये ध्यान रखना। फिर ये आगे चल के एंगल रह जाता है सिर्फ 52 डिग्री का, ठीक है। कितने का रह जाता है यहां से देखोगे, जब इस एंगल को इस बेस लाइन से चेक करोगे इस वाली से, तो ये हो जाएगा। यहां से देखेंगे इसको स्पेसिफिक रोटेशन को, ऐसे जानी चाहिए थी ना ये लाइन। तो ये वाला जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो पहले स्टार्टिंग जस्ट गुलने के बाद में सबसे पहले जो रोटेशन आएगा वो 112 डिग्री का आता है, और बाद में घट के कितना रह जाता है 52.7 डिग्री का, ठीक। ऐसे जब हम इस वाले में 423 केल्विन वाले से प्रकाश को हम जो है पास आउट कराते हैं, तो जो एंगल है, जो एंगल हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप एंगल को जब चेक करोगे यहाँ पे कहीं भी कर लो, बीच में कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी नहीं गई, रोटेशन होता है। तो पहले तो ये 19 का, यानी यहाँ पे आसपास कहीं रहेगा, जो एंगल है वो 19 का होता है स्टार्टिंग में। तो स्पेसिफिक रोटेशन इसको लिखो यहाँ पे, स्पेसिफिक रोटेशन कितना 19 डिग्री का। 19 कहीं जो है 18.7 डिग्री का भी मिलेगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है 19 का मान के चलो, 19 ठीक है। लेकिन फिर बढ़ता ये जो है राइज होता फिर पहुंच जाता है 52 पे, ठीक है। 52 पे पहुंच जाता है ये इस तरीके से। यहाँ पे ये जो ये एंगल है ये फिर चेंज होकर पहुंच जाता है यहाँ पे 52.7 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तीसरी कंडीशन ये है कि अब मैंने इन दोनों मिक्सचर को क्या किया, इन दोनों मिक्सचर को लाया और लाके इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया, ठीक है। दोनों का मिक्सचर है। अगर मैं इसको ए नाम दूं और इसको बी, तो ये A+B है, ठीक है। दोनों को मिला लिया, ठीक। मैं मार्कर को फिल कर लेता हूं पहले थोड़ा। अब इसको भी एक बीकर में क्या किया, वही इसको घोल लिया हमने डिस्टिल्ड वाटर में या वाटर में नॉर्मल। प्लेन पोलराइज लाइट जब हमने पास आउट कराई तो उसका जो रोटेशन आया वो भी कितने का आया, यहां से देखोगे ये ऐसी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं गई, रोटेट कर दी इसने ग्लूकोज ने, क्योंकि इसमें जो है ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो इसमें रोटेशन का प्रॉपर्टी होती है। तो ये 52.7 डिग्री का एंगल बना दिया इसने। अब इसको समझ में आया कुछ, यही म्यूटर रोटेशन है भाई। मतलब कि जब हमने यहाँ पे एक ग्लूकोज ली जिसका मेल्टिंग पॉइंट था 419 केल्विन का,
जब उसको हमने जो है वाटर में डिजोल्व किया, उसमें प्लेन पोलराइज लाइट को जो है हमने क्या किया, पास आउट कराया। प्लेन पोलराइज लाइट इस तरीके की होती है सारी, एक एंगल वाली, ठीक है, इस तरीके की। तो उसने जो है इसको घुमा दिया कितने पे, सबसे पहले जो स्पेसिफिक रोटेशन आया जस्ट डालने के बाद, जो मतलब पहली जो लाइट का रोटेशन था वो 112 का था, फिर वो घट के कितना रह गया लास्ट टाइम में, फिर वो घट के फिर यहाँ पे फिक्स हो गया कांस्टेंट 52.7 का कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही फिर क्या हुआ, जो 423 केल्विन वाली मेल्टिंग पॉइंट वाली ग्लूकोज थी, उसका जब स्पेसिफिक रोटेशन देखा तो वो स्टार्टिंग वाला कितना है, 19 डिग्री का आया, और उससे जो है फिर वो बढ़ता बढ़ता फिर लास्ट में जाकर कहां पे कांस्टेंट हुआ, 52.7 पे कांस्टेंट हुआ डिग्री पे, इतने रोटेशन इसका। फिर जब हमने इन दोनों को मिक्स किया और उसको मिक्स करने के बाद वाटर में डिसॉल्व किया, फिर पोलराइज लाइट को यहां से पास आउट किया, तो तब भी जो कितना है, 52.7 डिग्री आया। अब ये जो चीज थी वो क्या कहलाई, म्यूटर रोटेशन कहलाई। अब जो इसमें सबसे पहले वाला था, जो आपका पहले वाला जो रोटेशन है, इसको मतलब ग्लूकोज जो थी उसको कहा गया था, 419 कैलोरी वाली को कहा गया था अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये वाली फिर बाद में क्या कहलाई, अल्फा डी ग्लूकोज। और फिर इसको वाली को क्या क्या कहा गया, बीटा डी ग्लूकोज। आई बात समझ में। और ये प्रोसीजर क्या कहलाया, म्यूटर, ये कहलाया आपका म्यूटर रोटेशन, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, जो हमारा मिक्सचर था जिसको हमने डिसॉल्व किया था, अल्फा डी और बीटा डी दोनों को डिसॉल्व किया था, उसमें जो एक फॉर्म है वो रहती है, अल्फा फॉर्म जो है वो रहती है 36%, यानी फाइनली जो है इस फॉर्म का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 36% का है अल्फा वाली का, अल्फा डी ग्लूकोज का। और 64 जो होता है, 64% होता है कहें का, बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का। ये मैं आपको बाद में जब फॉर्मूला कराऊंगा तब कराऊंगा। फिर उसको जो रख के जो है इसको 64 और 36 और फिर एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में रख के जो है हम इसको प्रूव करेंगे कि जो मिक्सचर रहेगा, मिक्सचर पे फॉर्मूला में निकालेंगे, इनकी स्पेसिफिक रोटेशन रखेंगे, बाकी सब कुछ प्रोसीजर रहेगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये था कि हमारे पास दो तरीके की मेल्टिंग पॉइंट है, एक तो ग्लूकोज है, एक तो 419 कैलोरी वाली, एक 423 कैलोरी वाली। जब 419 वाले को वाटर में घोलकर प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट कराया जाता है, तो फर्स्ट जो स्पेसिफिक रोटेशन तुरंत की एकदम डालते जो आती है वो 112 डिग्री का कोण होता है, फिर वो घटता घटता पहुंच जाता है 52.7 पे, यहाँ आकर कॉन्स्टेंट हो जाता है। जो दूसरे वाले ग्लूकोज थी जिसका 423 केल्विन टेम्परेचर था, मेल्टिंग पॉइंट था, यानी इतने टेम्परेचर पे क्या हो रही थी, मेल्ट हो रही थी, उस वाले को जो हमने जब वाटर में डिसॉल्व किया, फिर प्लेन पोलराइज लाइट पास कराई, तो उससे 52.7 डिग्री, वो उससे 19 डिग्री का जो है 18.7 बोल सकते हो या 19 बोल सकते हो। किसी बुक में 18.7 मिलेगा, किसी में 19 को जो है स्पेसिफिक मान लो, इतना ही काफी है, ज्यादा उसमें नहीं पड़ते, ठीक है, कंफ्यूजन में। तो यहाँ पे 19 डिग्री का बना था स्पेसिफिक रोटेशन, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ा, और फिर उससे क्या हो गया, बढ़ता बढ़ता ये कहीं पे जाकर कॉन्स्टेंट हुआ 52.7। फिर हमने क्या किया, इन दोनों के मिक्सचर को मिला लिया, मिक्सचर को मिलाकर वाटर में डिसॉल्व किया, लेकिन तब भी जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो कितना, वो जो रोटेशन आया था ऑप्टिकल रोटेशन, वो 52.7 ही रहा। अब ये जो वर्क हो रहा है कि चाहे दोनों को मिला लो या कैसे भी कर लो, आना 52.7 ही है। यही जो प्रोसीजर है, ये जो फिनोमिना है, वो ही क्या कहलाता है, म्यूटर रोटेशन कहलाता है। अब ये जो है वर्क मैं आपको जो है रिटर्न का कंप्लीट कराता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से जो है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है इसको प्रूव करेंगे मिक्सचर वाले को, ठीक है। ये तो स्पेसिफिक रोटेशन हमारा प्रैक्टिकली हम निकाल लेते हैं, फिर इसको जो है फिर हम मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूले से निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको आज ये समझ में आ गया तो फिर आपको स्पेसिफिक रोटेशन को याद करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर आपको रिटर्न का वर्क करा, थोड़ा रिटर्न का वर्क करो, लिखो, जो मैंने बोला वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और हाँ, ये जो 52.7 डिग्री ही आता है मिक्सचर में भी या फिर वैसे भी, वो आता है इक्विलिब्रियम के कारण। ये क्या कहते हैं, जब इसमें लाइट डलती है तो फिर ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम फेज में आ जाता है, और उस फेज में आने के बाद फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। जब इक्विलिब्रियम फेज में रहेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक इक्विलिब्रियम फेज में नहीं रहेगा तब तक जो है वो बढ़ी हुई से फिर वो धीरे धीरे घटेगी या फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता, ठीक है, समान साम्य अवस्था में नहीं आता, ठीक। अब मैं जो है पहले रिटर्न का वर्क लिख दूं और फिर आपको जो है उसको एक बार फिर से समझा देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये
पोजीशन जो है मीटर रोटेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करना है। तो मीटर रोटेशन को हमने किस तरीके से लिखा, जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखा। ग्लूकोज कंटेन असाइमेट्रिकल कार्बन एटम, ठीक है, असाइमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज में। देयरफॉर ई एक्सिबिट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लाइक ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, जिससे क्या कहता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जैसे ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है, जो कि मैंने आपको समझाया। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्या होता है, और ये ऑप्टिकल रोटेशन किस तरीके से हो रहा है कि जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पासेस कराते हैं कहीं से ग्लूकोज सॉल्यूशन से, तो यह है ऑप्टिकल रोटेशन ऑब्जर्व होता है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन डी ग्लूकोज हैविंग मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ये मेल्टिंग पॉइंट माइनस मत समझ लेना, ठीक है, डैश का मार्क लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन इज डिजॉल्व इन वाटर, इट शो एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लस 112 डिग्री, ठीक है, ग्रेजुअली इट ड्रॉप टू 52.7 डिग्री, प्लस का साइन जरूर लगाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब 419 वाले को जो है हम वाटर डिजॉल्व वाटर से जब पास आउट कराते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री का आता है, लेकिन वो क्या होता है धीरे धीरे कम होकर कैसा हो जाता है 52.7 डिग्री हो जाता है। ऑन अदर हैंड, ठीक है, इसके विपरीत क्या होता है, फिर आपको उन्होंने बताया कि फिर दूसरा मेल्टिंग पॉइंट वाला कौन सा था 423 केल्विन वाला, उसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं और फिर प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन हो वो पहले आता है 19 डिग्री का प्लस के 18.7 भी हो सकता है किसी किसी बुक में, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वैल्यू है। और फिर जो है वो क्या होता है फिर धीरे धीरे बढ़ के जो है ग्रेजुअली वैल्यू राइज टू 52.7 डिग्री, ठीक है। और ये हो क्यों रहा है उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया, दिस हैपन बिकॉज दे अटेन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हैविंग ए फिक्स्ड कंपोजिशन आफ्टर सम टाइम देयरबाय गिविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद में सेम ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू आती है। ये तो होता कि पहले एक वाला लिया, फिर दूसरे वाला लिया, मैंने 419 केल्विन वाला लिया, मेल्टिंग पॉइंट वाला ग्लूकोज लिया था, फिर 423 वाला। अब इससे आगे का वर्क वो है जिसमें हमने दोनों के दोनों को मिक्स किया है, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ। पहले जो है ये रिटर्न का वर्क जो है पहले वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो अब जो है आपको जो मिक्सचर वाला है मैटर, मतलब दोनों को मिक्स करेंगे उसका ऑप्टिकल रोटेशन, और जो हमने नेमिंग इनको नेम नॉमेनक्लेचर हमने आपको बताया था इसका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इसको जो है अब यहाँ पे लिख दिया है। देखो द कंपाउंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, ठीक है, इज अल्फा डी ग्लूकोज विद ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव 112 डिग्री, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 423 इट इज बीटा डी ग्लूकोज और हैविंग ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 19 डिग्री एंड 19 डिग्री। अभी 19 डिग्री वाला मैंने आपको बता रखा है कि ये 18.7 भी हो सकता है, इससे कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। ये किसी बुक में कुछ मिलेगा किसी में कुछ। देखो ऑन डिसॉल्विंग आइदर अल्फा बीटा इन वाटर, दोनों को जो है मिला दिया, वी शैल ऑब्टेन आफ्टर सम टाइम एन इक्विलिब्रियम ऑफ टू फॉर्म हैविंग 36% ऑफ अल्फा फॉर्म और 64% ऑफ बीटा फॉर्म। अब इससे क्या होगा, जब हम इन दोनों मिक्सचर को मिक्स कर देंगे तो एक इक्विलिब्रियम कुछ समय बाद एक इक्विलिब्रियम जो है फेज बन जाता है, वहां पे फॉर्म हो जाता है, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है इक्विलिब्रियम को बनाने में वो 36% तो होता है अल्फा का, ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो होता है 36% तो होता है अल्फा का, और उसमें 64% होता है बीटा फॉर्म का, ठीक। अब इससे जो है फिर दोनों मिलकर ऑप्टिकल रोटेशन देते हैं 52.7 डिग्री की। अब इस चीज को जो हम मैथमेटिकली भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर अगर आपको निकालना है तो परसेंटेज जो होती है वो अल्फा फॉर्म की, वो आपको यहाँ लिखनी है, उसमें मल्टीप्लाई करना है ऑप्टिकल रोटेशन को, ठीक है, जो कि अल्फा फॉर्म की है। फिर दूसरे में उसी में जोड़ना है अल्फा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बीटा फॉर्म और उसका ऑप्टिकल रोटेशन। इतना वर्क जो है पहले रिटर्न का कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद जो है मैं आपको कराता हूँ इसका मैथमेटिकली जो पोर्शन है इसको जो है कैलकुलेट कराते हैं। तो इतना रिटर्न का वर्क पहले ये कंप्लीट कर लो, इतना जो वर्क है ऊपर का वो रख कर देता हूँ। देखो जो अभी मैं आपको बता के आया हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन जो अल्फा फॉर्म का रहता है वो कितना रहता है 36%, और उसका दूसरे का क्या कितना होता है बीटा का, तो 64%, वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जो परसेंटेज है अल्फा फॉर्म की वो 36 है, जिसमें मल्टीप्लाई करनी कैसे ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म जो कितना होता है 112, ठीक है, प्लस
फिर इसका कंपोजिशन बीटा फॉर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन 64 होता है और ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है बीटा फॉर्म का वो 19 होता है, ठीक है, 19 डिग्री का अपॉन 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 5248 अपॉन 100 और इसको कैलकुलेट करोगे तो मतलब इसको कट करोगे तो 52.48 ये आ जाएगा। अब देखो जो मिक्सर का ऑप्टिकल रोटेशन आया, ऑप्टिकल रोटेशन जो है ओपीटी रोटेशन जो है मिक्सचर का वो कितना आ गया 52.48। ये स्लाइडली डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे 52.8 आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि ये जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होता है कि 64% इसका कंट्रीब्यूशन है, या फिर यहाँ पे जो चेंजेस है 18.7 करेंगे तब भी इक्वल तो नहीं आएगा। 52 जो होता है ना 7 डिग्री का वो तो एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, सबके सबका जितनी भी वैल्यू रखोगे उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब जो है इतना वर्क यहाँ तक का ये कंप्लीट करो और मैं ये रफ कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है इसी के बारे में, ये जो 52.7 आना चाहिए था मिक्सचर का, 52.7 मैथमेटिकली जो होता इतना आना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं आया, आया कितना 52.48, यानी थोड़ा सा स्लाइडली डिफरेंस हो सकता है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है कि 36% उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें इक्विलिब्रियम को केस को फॉर्म करने में, और जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये 19 वाली ये भी थोड़ी जो है कम बढ़ती हो सकती है 18.7 वगैरह इस तरीके से, तो स्लाइडली चेंज हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कि जो डिफरेंस है 52.7 आना चाहिए था वो 52.7 नहीं आया, वो कितना आया, वो आया 52.48, यानी 48। इसको जो है अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो है सिर्फ यहीं तक दिखाना होता है और इसके बाद हम इस चीज को लिखते हैं कि द स्लाइडली difference is due to the approximation that has been made in the percentage of two isomer in the percentage of two isomer, ठीक है। ये थोड़ा चेंज हो सकता है कि अगर आइसोमर के परसेंटेज जो हमने निकाली वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मैथमेटिकली जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ सकती है। तो आज का जो हमारा वर्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ और मेरे ख्याल से आई होप आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा जो मैंने जितना वर्क मैंने आपको कराया है, देखो आज का जितना वर्क मैंने आपको कराया है ये सब कुछ जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और बहुत स्टैंडर्ड थ्योरी है और ऐसी थ्योरी है जो कि पूरी की पूरी ही समझ में आती है, तो नंबर कहीं से कट होने वाले नहीं आपके। और अगर मैं इसको मीटर रोटेशन को लास्ट में एक डेफिनेशन छोटी सी बनी हुई है, अगर आप उसको लिखना चाहोगे तो लिखिए, मैं बोल देता हूँ कि 10 मीटर रोटेशन इज डिफाइंड मे बी डिफाइंड एज फिनोमिना ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद द टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। जो एक इसमें क्या होता है, जो फिनोमिना है मीटर रोटेशन वो क्या है, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। अब बस इतना वर्क था, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको जो है आपको सॉल्व करा दूंगा। और वीडियो का जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, इससे पहले वाली वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि आप जो अगर सीरीज में वीडियो लेक्चर देखते हुए चल रहे हो तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो फिर आपको जो है सारा कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। सेकंड वाला वीडियो लेक्चर अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से तैयार करना, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की, और इसके बाद हम एनोमर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे।